साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार को इस समय कई बड़े विधेयक पास कराने हैं जिनमें 2/3 बहुमत चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा तो महिला आरक्षण को लागू करना है, जिसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली की सीट्स बढ़ाई जाएंगी, डिलिमिटेशन होना है, सेंसस चल ही रहा है। तो इन सब बड़े-बड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए देश के पॉलिटिकल सिस्टम में या कहें कि लेजिस्लेटिव सिस्टम में बदलाव करने के लिए जो बड़े कदम उठाने हैं, उनके लिए संख्या होना आवश्यक है और इस समय एनडीए के पास उतनी संख्या नहीं है कि इन बिलों को पास करा सके। इसलिए इस समय संख्या जुटाने का कार्य चल रहा है। जिस क्रम में आपने देखा था कि टीएमसी के लोकसभा के 29 में से 20-22 सांसद टूटने को तैयार हैं और उनमें से 20 ने एक अलग पार्टी में अपना विलय कर लिया है। उसी क्रम में अब शिवसेना भी टूट रही है। शिवसेना वो नहीं एकनाथ शिंदे वाली, शिवसेना वो जो उद्धव ठाकरे की थी। इनके टोटल 9 एमपीज थे लोकसभा में, जिसमें से 6 बागी हो गए हैं और यानी कि 2/3 हो गया उनका, और वो इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना में मर्ज होने के लिए तैयार बैठे हैं। बड़ा राजनीतिक भूचाल चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। आइए देखिए, शिवसेना के जो एमपी हैं वो बिदक गए हैं और इस समय सभी एमपी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कई ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। इस बात को लेकर के इनकी उठापटक जो हो रही है, अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे के यहाँ बैठक करने गए थे, ये कंफर्म न्यूज़ है। इसको लेकर के संजय राउत से सवाल पूछा गया तो संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने उनको गाली दे दी, सांसदों को, और गाली भी बड़ी भद्दी थी, मैं बता नहीं सकता। तो इसका मतलब इन लोगों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और अब शिवसेना के पास जो उद्धव ठाकरे वाली है, उनके पास केवल 3 सांसद रह गए हैं। अब शिवसेना ने ये कहा है, उद्धव ठाकरे वाली, जब भी मैं शिवसेना बोलूं तो उद्धव ठाकरे वाली, अब समझ जाना कि हमने व्हिप जारी कर दिया है, कल सभी सांसदों को हाजिर होना है और बैठक होगी, जो नहीं आएगा उसे बागी समझा जाएगा। पहली बात तो व्हिप जारी होती है संसद के अंदर, बाहर नहीं होती, और वो भी वोटिंग के टाइम पर महत्वपूर्ण होती है और कई बार कुछ मुद्दों पे भी होती है। तो इन्हें यही नहीं पता कि व्हिप जारी होती कहाँ है। चलिए, आप कल सबको बुला रहे हैं, बुला लीजिए, कहीं आएंगे ही नहीं, और आ भी गए तो उन्हें आप रोक नहीं पाओगे। सभी ने एक पत्र तैयार कर लिया है जो स्पीकर को ये लोग सौंपेंगे। स्पीकर ये तय करेगा कि हाँ, तुम लोग बागी हो चुके हो, अब किस में विलय हो रहे हो? अच्छा, एकनाथ वाली शिवसेना में, ठीक है, आप हो सकते हो। और इसके साथ ही जो एनडीए है, एनडीए के अभी तक 318 जो सीट्स हैं हो चुकी हैं, ये बढ़ करके 6 और जोड़ दीजिए, 324 हो जाएंगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लोडिंग 360 प्लस लिखा है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इस पर भी आएंगे, जरा देखिए। अभी आपको शिवसेना के जो 9 एमपीज हैं टोटल, उनमें से जो 6 बागी हो गए उनके नाम बता देता हूं, जिससे कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो उनके बारे में समझ पाए। एक है संजय दीना पाटिल, ठीक है, ये मुंबई से इनका अच्छा खासा बेस बना हुआ है। वहीं से ये पहले चुनाव लड़े थे एनसीपी से, जो शरद पवार वाली एनसीपी है। फिर 2009 में ये लोकसभा में एंटर कर गए बीजेपी लीडर को हरा करके, और मुंबई नॉर्थ ईस्ट से जीते थे। हाल ही में 2024 में इन्होंने बीजेपी के मिहिर कोकचा को हराया है, और ये ये जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उससे जीते हैं। ऐसे दूसरे हैं संजय जाधव, ये 2 बार के एमएलए रहे हैं और 3 बार के एमपी रहे हैं, और इन्होंने 2024 में शिवसेना से जो जीत हासिल करी थी और हराया था बीजेपी के कैंडिडेट को। उसके बाद संजय देशमुख हैं, इन्होंने भी जाहिर सी बात है कि शिवसेना से जीते हैं, और 2024 में ये जो दूसरी वाली शिवसेना है, जो ओरिजिनल शिवसेना है, उसके राजश्री ताई पाटिल को हराया है। अगले हैं नागेश पाटिल अस्तिकार, फिर हैं भाऊ साहेब वागचौरे, फिर हैं ओम प्रकाश राजे निम्बालकर। ये लोग हैं जिस समय बागी हो चुके हैं, ये लग जा रहे हैं। इनमें से एक जने नहीं थे जो बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था, तो वो भी इस समय उनका कन्फर्म हो गया है कि वो भी इस समय जाने को तैयार हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि शिवसेना का हो क्या रहा है। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने 2019 में अमित शाह के साथ दगा किया था, बीजेपी के साथ मिलकर के असेंबली का चुनाव लड़ा था। पहले ही तय हुआ था कि बीजेपी का जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बाद में ये पलट गए, बोले हमारा कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा, और जब बात नहीं बनी तो बीजेपी से अलग हो गए और
कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार चला ली, तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहे थे। अमित शाह के दिमाग में सेट था कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, छोड़ूंगा नहीं। पहले एक बार शिवसेना टूटी 4 साल पहले, अब फिर टूट गई, कुछ नहीं बचा। और अभी इनके जो एमएलए बचे ना थोड़े बहुत, वो भी टूटेंगे, देखना। ठीक है साहब, ये एक खबर यहाँ से निकल के आई। दूसरी खबर मैं आपको बताऊं, आप पूछ रहे होंगे कि भाई वो जो टीएमसी के 20 टूटे थे उनका क्या हुआ। देखो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया, राजीव गांधी लेकर के आए थे। अगर किसी दल के 1/3 सदस्य टूट करके दूसरे दल में चले जाते हैं या नया दल बना लेते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी नहीं, 1/3। लेकिन ये बड़ा आम हो गया, फिर हर कोई ऐसा टूट के कहीं जाने लगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2003 में बदलाव किया इसमें और कहा कि 2/3 टूटेंगे तभी मान्यता दी जाएगी, अन्यथा सदस्यता चली जाएगी। तो तब से 2/3 टूटने लगे हैं। अब अगर आप 2/3 टूट भी जाते हो, जैसे टीएमसी से 2/3 टूट के अलग हो गए, अब या तो ये कहें कि हम असली टीएमसी हैं, वो टीएमसी खत्म, जो कि इस समय मुश्किल था, कानूनी पचड़े आ रहे थे, या फिर आप ये करिए कि आप किसी और पार्टी में विलय हो जाइए। आप टूट करके अलग ऐसे नहीं घूम सकते कि हम कुछ नहीं है बागी है ना, कुछ ना कुछ करो, या तो पार्टी में विलय हो जाओ या आप अपने आप कोई पार्टी बता दो, उनको सबको आप खारिज कर दो। ऐसी स्थिति में ये टीएमसी के 20 जो बागी सांसद थे, चाहने को तो ये बीजेपी में शामिल हो जाते, पर फिर संदेश खराब चला जाता पूरे बंगाल में कि भाई जिस बीजेपी को हमने चुना टीएमसी के खिलाफ, बीजेपी ने उसी टीएमसी को भर लिया अपने में। तो ये संदेश खराब न जाए, इसलिए बीजेपी कहीं भी किसी सांसद को अपने में नहीं विलय करा रही है। कैसे बना रही है, इस तरह से तैयार करवा रही है कि वो एनडीए में समर्थन दे दे। तो इन्होंने विलय किया एक छोटी सी पार्टी में जो अभी हाल फिलहाल में बनी है, इसे एनसीपीआई बोलते हैं, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। 2022 में आई थिंक ये बनी थी, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, 2022 में बनी थी और उस समय इसे बनाया था, अगर मुझे नाम याद आ रहा हो तो एक मिनट देखता हूं। हाँ, 2023 में इसको मान्यता मिली थी इलेक्शन कमीशन से, और उस समय शिवली कुंडू इसके प्रेसिडेंट थे और सैकत दास इसके जनरल सेक्रेटरी थे। इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं आपकी काकोली घोष दस्तीदार, जिन्होंने इन 20 सांसदों को तोड़ करके अलग गुट बनाने का फैसला किया था, या इनको लीड कर रही थी। अब ये जो पार्टी है जिसका मैंने नाम लिया, इस पार्टी की प्रेजेंस देखिए, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, प्रेजेंस देखिए। यह वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम में पाई जाती है और बंगाली स्पीकिंग लोगों की पार्टी है। और गौर अगर फरमाएं तो यही 3 बड़े राज्य हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाते हैं। हालांकि मेघालय भी बनाता है, पर वो एक माउंटेन रीजन है, वहाँ से एंटर करना उतना आसान नहीं है जितना यहाँ से एंटर होता है। ये पार्टी भी आगे भी काम आएगी, देखिएगा। समझ गए आप। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा लोकसभा वाले सीन में। लोकसभा में चल क्या रहा है साहब? लोकसभा में ये चल रहा है कि इस समय एनडीए की हो चुकी है 318 सीटें, 240 बीजेपी की है। एनसीपीआई वो यही है, जो 20 बागी थे टीएमसी वाले विलय कर गए, ये वही है। फिर टीडीपी है, उनकी आंध्र प्रदेश वालों की, मैं बार बार उनका नाम भूल जाता हूँ हर बार, ठीक है, बड़ा कॉमन सा नाम है, मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है एकदम से। फिर है ये शिंदे शिवसेना, जेडीयू है, एलजेपी है, ठीक है, जेडीएस है कर्नाटक वाली, जेएसपी है, आरएलडी है, एडीएस है, एजीपी है, एजीएसयू है, हम पार्टी है, एनसीपी है, जो एनसीपी टूटी थी शरद पवार वाले गुट से, और एसकेएम है, ठीक है। ये चंद्रबाबू नायडू, देखो नाम याद आ गया, चंद्रबाबू नायडू, एकदम नाम स्लिप हो जाता है। अब इंडिया ब्लॉक है, इसको छोड़ो, उसमें क्या बात करना, बट ये देखो कि 318 हैं। अब अगर ये 6 और जुड़ जाएंगे तो 324 हो जाएंगे, लेकिन बिल तो पास 324 से नहीं होगा। 543 सीटें हैं, 2/3 देखा जाए तो 362 आता है, तो 362 तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। नियम क्या कहता है बिल पास कराना है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा के आर्टिकल 368 के तहत, तो एक तो जो सदन की सिंपल मेजोरिटी है या 50% जो मेजोरिटी है, आप उसे क्रॉस करिए, और उसके बाद जितने लोग उपस्थित हैं उसका 2/3 होना चाहिए। फर्ज कीजिए लोकसभा की कैपेसिटी है 543, उस दिन 543 सांसद नहीं आए, केवल 100 सांसद आए, और आपने कहा कि 100 में से 2/3 कर लो, तो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो 100 आए हैं वो 543 का 50% नहीं है।
कम से कम 543 के 50% लोग बैठे हों, उसका फिर 2/3 हो रहा हो, तब माना जाएगा। तो अब ये होगा कैसे? जब पहले कि राज्यसभा की बात और बता देता हूँ। राज्यसभा में इस समय देखो, राज्यसभा में इस समय 245 की टोटल संख्या है, जिसमें से 2/3 लाना है तो 163 सीटें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि राज्यसभा के टीएमसी के 3 एमपीज ने इस्तीफा दे दिया था। अब वो बंगाल से दोबारा चुन के आएंगे और इस बार बीजेपी की तरफ से चुन के आएंगे, तो बीजेपी की वो 3 सीटें बढ़ जाएंगी और इससे क्या होगा, बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, एनडीए की सॉरी, जो स्ट्रेंथ है वो 154 मेंबर हो जाएगी। लेकिन 245 का 2/3 तो 163 होता है, केवल कितने कम पड़ रहे हैं? 9 कम पड़ रहे हैं। 9 तो एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ एब्सेंट हो जाएंगे, इतने में एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो 9 को भी देख लिया जाएगा। तो राज्यसभा में तो कंफर्टेबल स्थिति है। लोकसभा में अब आओ वापस, इसलिए मैंने कहा था कि राज्यसभा की बात पहले कर लो, पहले उसे निपटा दूं। अब लोकसभा में आपको बिल पास कराना है। गौर से देखिए एक चीज, बिल ही तो पास कराना है। देखिए, ये है आपकी इंडिया अलायंस जो विरोध में खड़ी है इन बिलों के। इसके बाद जो अदर अपोजिशन आप देख रहे हो, जो इंडिया अलायंस में भी नहीं है और एनडीए में भी नहीं है, उसमें एक डीएमके है 22 सांसद लेकर के, और डीएमके और कांग्रेस की इस समय लड़ाई हो चुकी है राहुल गांधी के बिहेवियर की वजह से। बहुत ज्यादा संभावना है, मैं तो कह रहा हूं कि मान के चलो 100% संभावना है कि डीएमके इन बिल्स के सपोर्ट में वोट करेगी। तो 324 और 22 जोड़ दो, कितना हो गया? 346, 346। अब कितने कम पड़ रहे हैं? 10, 12 और 4, 16 कम पड़ रहे हैं। ये 16 कहां से आएंगे आपको पता है? कहां से आएंगे? अखिलेश भैया की तरफ से। जी हाँ, अखिलेश भैया की तरफ से। एक खबर आई आज न्यूज में, मैंने देखा कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उनका कहना यह था कि सपा के लगभग 25 सांसद हमारे संपर्क में हैं बीजेपी के। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि राम गोपाल यादव ने बीजेपी को चिट्ठी लिखी है कि 25 सांसदों का समर्थन दे रहे हैं हम आपको। ये बात सही नहीं लगती, लेकिन सपा में इस समय बहुत तेजी से उथल पुथल है। उनके 37 सांसद जीत करके आए थे। आपको क्या लगता है, जहां टीएमसी नहीं बची, जहां शिवसेना नहीं बची, एनसीपी नहीं बची, वहां समाजवादी पार्टी बच जाएगी? पॉइंट नंबर 2, अगर समाजवादी पार्टी के ये 37 में से 25 टूट गए तो ये 25 क्या बीजेपी में जाएंगे या नई समाजवादी पार्टी मतलब क्या करेंगे ये? अगर 37 में से 25 टूटते हैं तो मैंने एक पत्रकार को सुना था, वहां से मुझे एक अच्छा आइडिया लगा और विश्लेषण उनका बहुत सही था, प्रदीप जी करके थे, उनको सुना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बड़ा सही गणित लगाया था उन्होंने। उनका कहना यह था कि बहुत चांस है कि ये 25 के 25 बीएसपी में चले जाएं, बीएसपी में। इससे क्या होगा, बीएसपी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बीएसपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद। बताओ, अपोजिशन में सबसे बड़ी कांग्रेस होगी, दूसरे नंबर पर वो हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि बीएसपी मजबूत हो जाएगी, यूपी में बीएसपी की प्रेजेंस हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में बीएसपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि चुनाव बीएसपी, एसपी और बीजेपी तीनों में लड़ा जाएगा। फिर अभी आपको यूपी में कितने प्लेयर दिख रहे हैं? 2, बीजेपी और एसपी। एसपी ने एक संकेत दे दिया अखिलेश भैया ने कि जो इंडिया अलायंस पहले था वही रहेगा यूपी में, यानी कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। कौन? अखिलेश भैया। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ती हैं तो हो सकता है मुसलमानों का वोट फिर कंसोलिडेट हो जाए और बीजेपी को नुकसान पहुंचा दे। संभावना है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। 2024 में हो गया था, उसमें गलती बीजेपी की भी थी, टिकट वितरण का दिक्कत था, आरएसएस से लड़ाई कर जो कॉन्फ्रंट्रेशन हो गया था, वो एक बात है। तीसरी बात, योगी वर्सेस अमित शाह को चल रहा था, वो पता नहीं था या नहीं था, लेकिन बात चल रही थी। अगली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ चला दिया था कि जैसे बीजेपी सत्ता में आ जाएगी 6 महीने में योगी जी को हटा देगी। तो कई और भी फैक्टर्स थे, केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आ जाने से जीत जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2019 में तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी ये सब साथ आ गए थे, तो बीजेपी की नहीं हरा पाई। तो 2019 में तो बीजेपी को 62 या 64 सीटें मिली थी 80 में से।
तो वो एक फैक्टर नहीं रहेगा। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज प्लेयर बन जाएं, जिससे मुसलमानों का वोट कट जाए। अब अगर बीएसपी मजबूत होती दिखी तो कई ऐसे दलित समाज के लोग जो इस समय बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, वो भी बीएसपी को वोट देकर के आएंगे। कई मुसलमान बीजेपी को वोट देकर के आएंगे। और इतना ही नहीं, ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने एक मेंबरशिप ड्राइव चलाया था कुछ समय पहले, अभी भी चल ही रहा है। 10 रुपये दो और AIMIM के सदस्य बन जाओ। यूपी के 1 करोड़ लोगों ने सदस्यता हासिल करी है। अब वो जो 1 करोड़ लोग जिन्होंने सदस्यता हासिल करी है, वो सबके सब 18 साल से ऊपर के हैं, यानी कि सबके सब वोट डालने जाएंगे और बहुत चांसेस है कि AIMIM कोई वोट डाल दे। तो वैसे तो बीजेपी ने, मैं गलत बोल गया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, AIMIM खुद आ गई है वोट काटने के लिए और समाजवादी पार्टी का वोट काट ही देगी। लेकिन अगर बीएसपी भी आ जाए काटने के लिए तो और अच्छा है। समझ रहे हैं आप? अब आप तीसरी बात सुनिए। ये जो 25 टूटेंगे, अगर ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो 2029 में जब चुनाव होगा तो जरूरी नहीं है कि बीजेपी इनको वापस टिकट दे। बीजेपी अपने लोगों को देगी कि इनको देगी? तो इन्हें खतरा है कि 2029 का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो आ जाएंगे बीजेपी में, 2-3 साल सही कट जाएंगी, फिर आगे टिकट नहीं मिला तो। और अगर बसपा में चले जाते हैं तो अभी भी रहेंगे और बसपा हो सकता है बाद में फिर टिकट दे दे। ये 25 वो थे जिन्हें मुसलमानों ने वोट दिया था और जीत गए थे बीजेपी को हरा करके। अब अगर ये बीजेपी में वापस आ जाते हैं तो इनके हाथ से मुस्लिम वोट बैंक भी चला जाएगा और 2029 में बीजेपी इनको टिकट भी नहीं देगी। ये तो कहीं नहीं रहेंगे, इसलिए बीजेपी में नहीं आएंगे। बसपा में जाने से बिल्कुल सेफ है, न मुस्लिम वोट बैंक जा रहा, न टिकट जाने का खतरा, और एकदम MP की सदस्यता भी बची रही है। फॉर्मूला बढ़िया वाला, ये होने के चांसेस हैं। इसीलिए ऑपरेशन लोटस तो चलता रहता है, शिवसेना के साथ ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, और जहां तक है यूपी में भी ऑपरेशन साइकिल चल जाएगा। इस तरह से जब वो 25 आएंगे तो आंकड़ा 360 क्या 370 पार भी हो जाएगा। बीजेपी रहेगी 240 पे और NDA 370 पार। तब कहा जाएगा ये है असली 370। बार बार कहा जाता था ना कि 2024 में बीजेपी कह रही थी कि 400 पार 400 पार। कुछ लोग कहते थे कि 370 आएंगी बीजेपी की, 370 का भी एक नारा चला था। तब जाके 370 पहुंचेगी बीजेपी, ना सही NDA। ये खेल चल रहा है और चल के रहेगा। अमित शाह को लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स बढ़ानी है, डिलिमिटेशन करना है, क्षेत्रफल में बदलाव करना है, जिससे कि मुसलमानों का जो वोट बैंक या मुसलमानों का क्षेत्र बन गया है ना कि भाई इस क्षेत्र से तो मुस्लिम कैंडिडेट ही जीत सकता है, मुस्लिम यहाँ पर 80% हो चुके हैं, ये जिसको चाहेंगे वही जीतेगा, ये सब निष्क्रिय करना है। इसलिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज की जाएंगी। अब जिस जिले से पहले मान लो 2 MP लड़ते थे, हो सकता है वहाँ से 4 लड़ें। पहले जिस तरह से क्षेत्र बनाया था MPs का, हो सकता है दूसरी तरह से बना लिया जाए कि कोई भी एक गुट हावी ना हो पाए वोटर्स के रूप में। ये अमित शाह को हर हाल में करना है अगर 2029 बड़े स्तर से जीतना है तो, और इसके लिए हर हाल में स्ट्रेंथ जुटानी है, और शायद ईश्वर वही कर रहा है। अच्छा, लगे याद एक चीज़ और बता दूं वीडियो खत्म करने से पहले। आम आदमी पार्टी की तो 60 टूट के गई थी अभी राज्यसभा में, वो लेके गया था राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी का अगले साल इलेक्शन है पंजाब में, अच्छा खासा उनका चल रहा था, हारने तो वो वैसे ही हैं, रही सही कसर पूरी कर दी भगवंत मान ने। जी हाँ, भगवंत मान का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है, शायद 6-8 महीने पुराना वीडियो है, जिसमें वो हमारे गुरुओं का मजाक उड़ा रहे थे। हमारे जितने भी सिख गुरु हैं उनके सामने शराब का गिलास ऐसे झलका रहे हैं, होटल का कमरा यानी किसका है उसमें वो कहीं एक जगह पर पेशाब कर रहे हैं, एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। इसके बाद जो खालसा पंथ है उन्होंने उनको एक विद्रोही करार दे दिया, और अकाल तख्त ने कह दिया है कि जो भी वास्तव में सिख है वो भगवंत मान को पूरी तरह से बॉयकॉट करे, उनकी कोई बात ना माने, किसी तरह से कॉपरेट ना करे, और भगवंत मान एक तरह से अब सिख कम्युनिटी से बाहर हो चुके हैं। इतना बड़ा उन पर इल्ज़ाम लगा है। ये इल्ज़ाम 2 जनवरी में लगा था और उनको पूछताछ के लिए बुलाया भी था अकाल तख्त ने, इंक्वायरी हुई थी, तो भगवंत मान ने कहा था कि ये AI वाला वीडियो है। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम इसकी फॉरेंसिक जांच कराते हैं। फॉरेंसिक जांच कराई, वो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब्स में, और 1 में नहीं 2 में, दोनों ने कहा कि AI द्वारा बनाया गया वीडियो नहीं है। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, इसकी कद काठी देखो और मेरी देखो दोनों अलग है, ये तो मैं हूँ ही नहीं। पहले AI बता रहे थे, अब कह रहे हो सही है लेकिन मैं नहीं हूँ।
तो आपकी बात अब कोई नहीं मान रहा। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का जो थोड़ा बहुत कुछ बचा कहीं रह गया होगा तो वो भी गया। तो इंतज़ार करिए आपका भी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।